बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा जैसा कि आपको पता है कि चैप्टर नंबर 14 के पहले 10 शॉर्ट क्वेश्चन मैंने 5-5 करके पिछली दोनों वीडियो में कवर करवा दिए हैं। तो इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 14 के आखिरी 5 शॉर्ट क्वेश्चन मैं आज आपको करवाऊंगा। टोटल 15 है तो 5-5 करके मैंने करवा दिए आपको, ठीक है, अलग 3 वीडियो में। तो आखिरी 5 शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 14 के। तो जी बेटा मैं 11वां शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ चैप्टर नंबर 14 का, 14.11। अपनी बुक और हेल्पिंग बुक वगैरह अपने सामने रख ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है 11वां शॉर्ट क्वेश्चन। हाउ कैन यू यूज अ मैग्नेटिक फील्ड टू सेपरेट द आइसोटोप्स ऑफ केमिकल एलिमेंट। बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में बड़ी मरतबा आया है, तो आपने इसको अच्छे तरीके से समझना है। हाउ कैन यू यूज, आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं किसको, मैग्नेटिक फील्ड को, टू सेपरेट, अलग अलग करने के लिए, किसको, आइसोटोप्स ऑफ केमिकल एलिमेंट। आइसो का मतलब होता है सेम, आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं आइसोटोप्स। अब इसमें क्या चीज़ सेम होती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, थर्ड लास्ट लेटर आपने याद करना होता है। बहरहाल ये ट्रिक है, हम बाद में बताएंगे आपको। तो आइसोटोप्स ऑफ अ केमिकल एलिमेंट। तो बच्चे ज़रा आपने केमिस्ट्री में भी ये टॉपिक पढ़ा होगा। ये मैं आपको पहले बता दूं, आपने शॉर्ट क्वेश्चन में डायग्राम नहीं बनानी, कहीं ये डायग्राम समझ के कन्फ्यूज ना हो जाएगा, सर पता नहीं लॉन्ग पढ़ा रहे हैं। मैं पढ़ाऊँगा शॉर्ट ही, लेकिन सिर्फ डायग्राम का आपको कॉन्सेप्ट दूंगा कि असल चीज़ होती क्या है। बच्चे ये हमारी फिजिक्स के आखिरी चैप्टर में है, चैप्टर नंबर 21 में। केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा। ये एक डिवाइस है जिसका नाम है मैस स्पेक्ट्रोग्राफ। इसकी मदद से आप किसी भी केमिकल एलिमेंट के आइसोटोप्स को आप अलग अलग कर सकते हैं। अब वो कैसे, ये एक आयन सोर्स होता है जिसके अंदर आपने किसी भी एलिमेंट को रखना है, उसके आयन्स पैदा होंगे, ठीक है। ये बैटरी है, करंट देगी। अब ये 2 स्लिट हैं S1 S2। मैं रफली आइडिया दे रहा हूँ क्योंकि डायग्राम हमने शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं बनानी, इसकी डिटेल तो फिर जाहिर बात जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तभी पढ़ेंगे, एक रफली आइडिया है। तो ये एक चैम्बर से हमने लिया है जी, जिसको मैंने, इसके अंदर आपको डॉट नजर आ रहे हैं बच्चे, डॉट। डॉट का मतलब क्या है, डॉट का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द बोर्ड है, या आप लिखेंगे तो आउट ऑफ पेपर, यानी कि इधर बाहर को है। क्रॉस भी बना सकते हैं। ये मेटल प्लेट है, 2 स्लिट हैं S1 S2, ठीक है। और ये आपका डिटेक्टर है। ये मैस स्पेक्ट्रोग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से आप किसी भी केमिकल एलिमेंट के आइसोटोप्स को अलग अलग करते हैं। अब बच्चे होता पता क्या है, अब हम इसके अंदर रखते हैं मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के जितने भी आइसोटोप्स हैं ना, मिसाल के तौर पर इसमें से अब इसके आयन्स निकलेंगे, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, दिस इज आयन्स। अब जैसे ही ये हाइड्रोजन के जो आयन्स हैं, जैसे ही इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंटर होंगे, तो ये नीचे से तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ इंटर हो रहे हैं, तो कुछ आयन्स इस तरह ये डिटेक्टर के अंदर इंटर हो जाएंगे। तो सर ये सेंटर से लेके यहाँ तक का फासला क्या बनता है, रेडियस R। अब ये जो सर्कल में बेंड हो रहे हैं, तो इन आयन्स के ऊपर कौन सी फोर्स लग रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स, सर्कुलर फोर्स की वजह से। बात समझ रहे हैं। अब इसके ऊपर 2 फोर्सें लग रही हैं, एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स और दूसरा मैग्नेटिक फोर्स। तो हम लिखेंगे अंडर द एक्शन ऑफ दिस फोर्स द आयन्स। अब इसके ऊपर 2 फोर्सें लग रही हैं बेटा, कौन कौन सी, मैग्नेटिक फोर्स FB, ये जो डॉट वाली है, मैग्नेटिक फोर्स FB इज इक्वल टू FC। इस आयन्स के ऊपर 2 फोर्सें लग रही हैं, ठीक है। किसके आयन्स हैं, हाइड्रोजन के, ठीक है। तो ये मैस स्पेक्ट्रोग्राफ, मैं बार बार कह रहा हूँ, आपने शॉर्ट क्वेश्चन में डायग्राम नहीं बनानी, जस्ट समझ लें। तो FB इज इक्वल टू FC। मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला क्या होता है, QVB साइन थीटा, लेकिन मैं इधर सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहा हूं। तो FC सेंट्रीपिटल फोर्स का mv²/r, ठीक है। अब बच्चे जरा गौर करें, V से V कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया जी, QB इज इक्वल टू mv/r। एक V से एक V कैंसिल हो गया ना, तो इधर एक V रह जाएगा, R को बाहर निकाल लें, R इज इक्वल टू mv/QB, QB नीचे आ जाएगा। अब इधर कुछ किताबों में गलती भी है, तो इधर क्या क्या चीज़ें कांस्टेंट है बच्चे, ये जो आयन सोर्स, जो आयन पैदा कर रहे हैं ना, ये जो निकल रहे हैं सारे आयन्स, ये एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ इंटर हो रहे हैं, इसका मतलब V तो कांस्टेंट है, ठीक है। जितने भी आयन्स हैं उनका चार्ज भी कांस्टेंट है, V भी कांस्टेंट, Q भी कांस्टेंट, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड आपको डॉट नज़र आ रहे हैं ये भी कांस्टेंट है। अब V, Q और B ये तीनों क्या हो गए, कांस्टेंट। जब ये तीनों चीज़ें कांस्टेंट होगी बेटा, यानी कि V, Q और B, तो मैं ये कह सकता हूं कि R
इज, अब देखें ना R इज इक्वल टू M है ना, ये कांस्टेंट होगा। अब इक्वल और कांस्टेंट मिलके क्या बनाएंगे, प्रोपोर्शनैलिटी। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। तो पता चला, अब देखें इसके अंदर तो सिर्फ हमने रखे थे हाइड्रोजन के आयंस। अब जब जैसे ही वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंटर होंगे तो वो सेपरेट कर देगा उसको। ये मैग्नेटिक फील्ड, यही सवाल था ना, हाउ कैन यू यूज अ मैग्नेटिक फील्ड, ये वाला। आप मैग्नेटिक फील्ड को इस्तेमाल करते हुए किसी भी केमिकल एलिमेंट के आइसोटोप्स को अलग अलग कैसे कर सकते हैं। तो बच्चे देखें, ये फार्मूला ये बता रहा है, जिस हाइड्रोजन के आइसोटोप का मैस ज़्यादा उसका रेडियस भी ज़्यादा। नीचे से तो देखें ना, यही वेपर फॉर्म में आते जाएंगे, लेकिन ऊपर आप देखें, ये कुछ किसी का सर्कल छोटा बनेगा, कुछ ऊपर को चले जाएंगे, जिनका मैस ज़्यादा होगा उनका रेडियस भी ज़्यादा। कुछ और, अब मैं इसको आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ, आप पहले पॉज करके ना इतना नोट करें। ये आखिर वाली इक्वेशन आपने याद रखनी है, रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैस। ये चीज़ें अगर किसी की बुक में गलती है तो आपने नोट कर लेना है। वी क्यू और बी ये तीनों कांस्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैस। किसका मैस, उस केमिकल एलिमेंट के आइसोटोप्स का। जिसका मैस कम होगा उसका रेडियस भी कम, जिसका मैस ज़्यादा उसका रेडियस भी ज़्यादा, जिसका मैस और ज़्यादा उसका रेडियस और ज़्यादा, और ऊपर को जाके नीचे वो डिटेक्टर के अंदर आएंगे। अब मैं आपको इधर हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स का मैस लेके फिर उनका रेडियस बता देता हूँ। आप शॉर्ट क्वेश्चन में ये सारा लिखेंगे और वो एग्जाम्पल हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स वाली, ठीक है। ये डायग्राम की ज़रूरत नहीं है बहरहाल, ठीक है बेटा। जी बेटा, तो मैंने आपको क्या बताया था कि रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैस। अब ये मैंने आपके सामने की एग्जाम्पल लिखी है बेटा, तो आप लोगों ने एग्जाम्पल लाजमी कोट करना है। जब जाहिर बात है, अब शॉर्ट क्वेश्चन में 2 नंबर लेने, कुछ तो लिखना तो पड़ेगा ना। अब हमें डायग्राम आप नहीं बनाएंगे लेकिन एग्जाम्पल कोट कर देंगे। अब हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हमने पढ़े हैं, H11, H21, H31। अब आप गौर करें कि आइसोटोप्स है ना, आइसोटोप्स, ये इंटीरियर्स के अंदर हम बच्चों को चीज़ें पढ़ाते हैं, आइसोटोप्स, आइसोटोन, आइसोबार। अभी इसका ट्रिक होती है कि राइट साइड से ना थर्ड लास्ट लेटर याद करना होता है। ये आइसो का मतलब होता है सेम। अब आइसोटोप्स के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं बेटे। तो ये देखें, ऊपर हमेशा लिखते हैं हम एटॉमिक मास नंबर A और नीचे हम लिखते हैं Z प्रोटॉन नंबर। तो बच्चे देखें, दिस इज 1 1 1। इधर देखिए इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है ना, तो उसका मतलब ये आइसोटोप्स हैं। इससे हमें ये समझ आ रही ना, आइसोटोप्स नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है। H11 का मतलब है प्रोटियम, H21 का मतलब है ड्यूट्रियम, H31 का मतलब है ट्रीटियम। तो बच्चे आपने ये याद कर लेना, मैस ऑफ प्रोटियम होता है 1.007276 U। अब ये U होता है यूनिट है इसका मैस का। एक तो पढ़ते हैं ना आप किलोग्राम, एक होता है एटॉमिक मैस यूनिट। ये आखिर वाले चैप्टर में है, लेकिन बहरहाल मैंने इधर बताया इस U का मतलब है यूनिट है। आप कहेंगे सर मैस का यूनिट तो किलोग्राम है, लेकिन हम एटॉमिक फिजिक्स के अंदर मैस का यूनिट AMU भी यूज़ करते हैं, एटॉमिक मैस यूनिट। बहरहाल इसकी परेशानी नहीं आपने लेनी। और ड्यूट्रियम का मैस कितना होता है, प्रोटियम से थोड़ा सा ज़्यादा है, 2.014102 U, ठीक है। U का मतलब है एटॉमिक मैस यूनिट। तो मैस ऑफ ट्रीटियम 3.01605 U। अब बच्चे आप जरा, आपके सामने क्लियर एग्जाम्पल है, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रीटियम, इन तीनों में से किसका मैस ज़्यादा है, ट्रीटियम का। तो मैंने क्या लिखा, मैस ऑफ ट्रीटियम इज ग्रेटर देन मैस ऑफ ड्यूट्रियम इज ग्रेटर देन मैस ऑफ प्रोटियम। यानी कि जिसका मैस सबसे ज़्यादा उसका रेडियस भी सबसे ज़्यादा। सो वी कैन से कि रेडियस ऑफ ट्रीटियम, मैस किसका ज़्यादा है, ट्रीटियम का, तो इसका रेडियस भी ज़्यादा होगा, इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ ड्यूट्रियम इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ प्रोटियम। तो अब जरा डायग्राम में कैसे होगा, सबसे ज़्यादा रेडियस किसका होगा जी, ट्रीटियम का। तो जब ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स आएंगे ना मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंटर होके, तो ये जो आपको सबसे बड़ा सर्कल नज़र आ रहा है ये वाला, तो ये बच्चे बनेगा ये यहाँ तक का रेडियस, दिस इज रेडियस ऑफ ट्रीटियम। अब देखें इसका रेडियस सबसे ज़्यादा, देखें नीचे से तो एक ही है लेकिन इधर जाके अलग अलग हो गए, सेपरेट हो गए, अलग अलग हो गए, मैग्नेटिक फील्ड ने उनको अलग अलग कर दिया, ठीक है। कैसे, मैस के फ़र्क की वजह से। नीचे से तो एक ही जगह से आ रहे हैं ना,
तो जिसका रेडियस सबसे ज़्यादा, जिसका मैस सबसे ज़्यादा, वो उतना ही ऊपर से होकर डिटेक्टर के अंदर जाएगा। रेडियस ऑफ ट्रीटियम, उसके बाद ड्यूटेरियम, ये जो दूसरा डॉट आपको नजर आ रहा है, दिस इज आर डी, रेडियस ऑफ ड्यूटेरियम, और ये जो सबसे पहला दिस इज रेडियस ऑफ प्रोटियम। तो अब ये देखें, मैंने प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम को अलग अलग कर दिया ना, तो ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स को मैंने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, अलग अलग कर दिया। तो बच्चे ये आप लोग नोट कर लें, ये बहुत ही हेल्पफुल एग्जाम्पल आपके लिए। ये डायग्राम आपने नहीं बनानी, जस्ट समझाया है मैंने मैस स्पेक्ट्रोग्राफ की मदद से, तो वो प्रूव और ये एग्जाम्पल आप लोगों ने लिख देनी है, ठीक है जी बेटा। 12वां शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं 14वें चैप्टर का, 14.12। व्हाट शुड बी द ओरिएंटेशन ऑफ करंट कैरिंग कॉइल इन द मैग्नेटिक फील्ड, कि किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई करंट कैरिंग कॉइल की ओरिएंटेशन कहते हैं डायरेक्शन, सिमत को, उसकी सिमत क्या होगी, सो डैट टॉर्क एक्टिंग अपॉन द कॉइल इज मैक्सिमम एंड मिनिमम। ए बी दो पार्ट्स हैं। तो बच्चे आप लोग सिंपल जानते हैं, टॉर्क का फार्मूला आपको आना चाहिए। क्या होता है टॉर्क का फार्मूला जी, मैंने आपको याद करवाया, टॉ इज इक्वल टू न्याब NIAB कॉस अल्फा, ठीक है। अब अगर तो करंट कैरिंग कॉइल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के है पैरेलल, तो एंगल बनेगा 0 और cos 0 1। तो सिंपल इसका आंसर है जी, ज़्यादा मुश्किल नहीं करेंगे आपके लिए, कि इफ़ द करंट कैरिंग कॉइल इज, आपने लिख लेना है, आपने पूरा सेंटेंस लिख लेना है, मैं सिर्फ पैरेलल लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर वो करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड का है पैरेलल, तो एंगल कितना बनेगा बच्चे 0। तो पुट करवाएं बेटा, टॉ इज इक्वल टू न्याब NIAB cos 0, cos 0 क्या होता है 1, तो आंसर क्या आएगा NIAB न्याब। इसका मतलब है आपके पास जो टॉर्क होगा ना वो क्या होगा, मैक्सिमम। पता चला अगर कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है तो टॉर्क होगा मैक्सिमम। अब इसका उलट कर लें, फार्मूला वही लिखें बी पार्ट में, टॉ इज इक्वल टू न्याब NIAB कॉस अल्फा। और अगर करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के क्या हो, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर में एंगल कितना है बेटा 90 डिग्री। तो क्या आ जाएगा, टॉ इज इक्वल टू न्याब NIAB cos 90, cos 90 कितना होगा 0। तो 0 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा जी 0। तो पता चला टॉर्क होगा, इधर क्या होगा मिनिमम, इधर टॉर्क क्या आ जाएगा जी मिनिमम। तो बच्चे आपने दो बातें याद रखनी है, अगर पैरेलल है तो टॉर्क मैक्सिमम, और अगर परपेंडिकुलर है तो टॉर्क मिनिमम, क्योंकि एंगल की वजह से। तो ये MCQs भी है और शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर भी है, आप लोग नोट कर लें जी बेटा। 13 शॉर्ट क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं जी। ए लूप ऑफ वायर इज सस्पेंडेड, ये मैंने आपके सामने एक फिर लूप ले ली, एक ये लूप है, ठीक है। ये वायर की आप समझ लें, ये वायर की लूप है, इज सस्पेंडेड। सस्पेंडेड का मतलब है लटकना। अगर एक वायर की लूप को हम लटका दें किसके दरमियान, बिटवीन पोल ऑफ मैग्नेट, तो ये मैंने आपके सामने एक मैग्नेट शो किया जी, दिस इज अ मैग्नेट। ये उसके दो पोल्स हैं, एक नॉर्थ पोल है, N का मतलब नॉर्थ और S का मतलब साउथ, ये नॉर्थ और साउथ दो पोल हैं। अब इस तरह एक लूप को मैं लटका दूंगा इधर ना, धागे के जरिए या किसी चीज़ के जरिए मैं लटका दूंगा इसको नॉर्थ और साउथ पोल के दरमियान, बिटवीन द पोल ऑफ मैग्नेट ए लूप इज सस्पेंडेड, एक लटकी हुई है, ठीक है। अच्छा आगे क्या कहता है, विद इट्स प्लेन पैरेलल टू द पोल फेसिस। इस लूप की जो प्लेन है ना, ये वाली जो प्लेन है वो इस तरह नहीं लटकानी, अब वो खुद ही बता रहा है किस तरह लटकानी है। इस तरह लटकानी है कि उसकी प्लेन नॉर्थ और साउथ पोल के पैरेलल हो जाए, ये इस तरह, ठीक हो गया। अच्छा फिर ये बच्चे पैरेलल का लफ्ज़ समझ के ना एंगल 0 पुट करवा देते हैं, वो फिर गलत हो जाता है। उसने कहा कि ये लूप है ना जो, इसकी प्लेन पैरेलल है, किसके पैरेलल है, पोल फेसिस के, नॉर्थ और साउथ के। व्हाट हैपन्स इफ अ डायरेक्ट करंट इज पुट, बच्चे डायरेक्ट करंट के साथ आप अंडरलाइन कर लें, इसके ऊपर लिख लें DC, कि अगर हम एक बैटरी लगा दें क्या होगा अगर हम DC करंट अप्लाई करें कॉइल के साथ। व्हाट हैपन इफ द अल्टरनेटिंग करंट इज यूज्ड इंस्टेड। तो बच्चे देखें, अब जरा बात को समझें, बेशक करंट, अब दो करंट का जिक्र है इधर, डायरेक्ट करंट DC,
अल्टरनेटिंग करंट AC। तो ये मैंने दोनों का आंसर लिखा जी, इन बोथ केसेस, बेशक AC करंट है, बेशक करंट है DC, करंट की यानी कि चेंज होने से फर्क नहीं पड़ता। आप जरा गौर करना, प्लेन ऑफ द लूप विल नॉट रोटेट। पहले तो आप आंसर ये लिखेंगे कि उसने कहा था ना अगर AC करंट हो तो प्लेन को क्या होगा, ये वाली जो प्लेन ऑफ कॉइल है, लूप को क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ये रोटेट ही नहीं करेगी। बेशक करंट AC है, बेशक करंट DC है, लूप रोटेट नहीं करेगी। अब ये तो सिंपल आंसर हो गया। अब उसकी वजह क्या है, रीजन बच्चे नोट करें कि ये जो मैग्नेट है ना आपका, मैग्नेट नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये इसको हमने ऐसे लटकाया कि उसकी प्लेन पैरेलल है। तो मैंने हमेशा बताया कि जो वेक्टर एरिया होता है ना, जो एंगल लेते हैं हम, इस प्लेन के जो वेक्टर एरिया होता है ना वो हमेशा परपेंडिकुलर है। तो मैंने इसको आंसर में लिखा, रीजन में 2 पॉइंट्स बना के, लूप इज पैरेलल टू द पोल ऑफ मैग्नेट। ये आपके सवाल वाली लाइन है कि जो लूप है ना, ये वाली जो लूप है, ये जो लूप है ये पैरेलल है, नॉर्थ और साउथ पोल के पैरेलल है। ठीक है, अब पैरेलल का मतलब तो होता है 0, तो 0 पुट करवाएंगे, टॉर्क तो मैक्सिमम आएगा, फिर गलत है बच्चे। जो आपने एंगल लेना है ना, एंगल, जरा दूसरा पॉइंट गौर से पढ़ें, ये सवाल वाले पे नहीं जाना। लूप इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब नॉर्थ से लाइनें आउटवर्ड और साउथ से इनवर्ड। हमें ये पता है मैग्नेटिक फील्ड कि जो लूप है ना आपकी, इसका जो वेक्टर एरिया है वो ऐसे है, ये जो वेक्टर एरिया ये ऐसे है कि जब हम इसको ऐसे रखेंगे तो ये जो वेक्टर एरिया है ना लूप का, तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के साथ एंगल कितना बनाएगा जी, 90 डिग्री। अब आपको समझ आया कि हमने एंगल मैग्नेटिक फील्ड लाइन और इस लूप के वेक्टर एरिया के दरमियान लेना है। तो बच्चे टॉर्क का फार्मूला आप सब जानते हैं, टॉ इज इक्वल टू नाब कोस अल्फा। एंगल कितना है, 90। ये दूसरा पॉइंट आपने पढ़ना है, सवाल वाले पे नहीं जाना। एंगल हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइन और इसके वेक्टर एरिया के दरमियान लेते हैं। तो पुट करवा दें जी, NIAB cos 90। अगर आपको अपनी बुक से मुश्किल लगे तो यहां से आंसर नोट कर सकते हैं बच्चे। तो n इज इक्वल टू cos 90 क्या होता है, 0। cos 90 क्या है, 0। तो NIAB 0। तो बेटा आंसर क्या आ जाएगा जी, इधर मैं लिख देता हूं, टॉर्क इज इक्वल टू 0। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 0। तो पता चला करंट बेशक AC पास करे, करंट बेशक DC पास करे, आपकी लूप रोटेट नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि टॉर्क 0 है। टॉर्क 0 क्यों है, क्योंकि एंगल 90 है। एंगल 90 क्यों है, क्योंकि वो लूप मैग्नेटिक फील्ड लाइन के साथ परपेंडिकुलर है। आपके सवाल में जो पैरेलल का लफ्ज है वो तो पोल फेसिस के साथ है, नॉर्थ और साउथ पोल के साथ। हमने तो लाइनों के दरमियान एंगल लेना है। तो आप दूसरा पॉइंट अच्छे तरीके से गौर करेंगे। ठीक है बेटा, आंसर नोट कर लें जी। बेटा 14 शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आखिरी 2 शॉर्ट क्वेश्चन ना। वाई द रेजिस्टेंस ऑफ एम मीटर शुड बी वेरी लो। एम मीटर को अम्पेयर मीटर भी कहते हैं, करंट का यूनिट अम्पेयर है। ठीक है, तो अम्पेयर एक साइंटिस्ट का नाम था। बहरहाल करंट का यूनिट अम्पेयर है, तो करंट को मेजर करने के लिए भी कौन सा मीटर यूज करते हैं, अम्पेयर मीटर। अम्पेयर मीटर को ही एम मीटर कहते हैं। ठीक हो गया। सवाल क्या पूछ रहा है, कहता है कि एम मीटर की रेजिस्टेंस कम क्यों होनी चाहिए, शुड बी वेरी लो, क्यों होनी चाहिए। अगर हम ज्यादा कर दें तो क्या होगा, होनी तो कम चाहिए, अगर ज्यादा कर दें तो क्या होगा। बच्चे इसका आंसर मैंने बड़ा प्यारा सा करके पॉइंट्स में लिखा है, तो आप लोग पहले तो आंसर जरा समझे और नोट भी करें। पहला पॉइंट तो ये है जी, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट। ये मैंने सर्किट बनाया है, याद रखें एम मीटर को, ये रेजिस्टेंस है ना R, ठीक है। एम मीटर को किसी भी सर्किट में हमेशा, ये बैटरी लगी, इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, ठीक है। किसी भी सर्किट में एम मीटर को बेटा हमेशा सीरीज कनेक्ट करते हैं। ठीक है, एक बात तो ये ज़हन में रखनी है, MCQs भी आ जाता है। अब एम मीटर लगाया किस लिए जाता है, इट इज यूज टू मेजर द करंट, इससे करंट मेजर करते हैं। क्योंकि मैंने बताया ना एम मीटर का दूसरा नाम अम्पेयर, तो अम्पेयर किसका यूनिट है, करंट का। तो बहुत सिंपल है, इसको करंट मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसको सर्किट में लगाते हैं कैसे, हमेशा सीरीज। ये 2 MCQs भी हो गए और शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर भी है। इट्स रेजिस्टेंस शुड बी वेरी लो, ये तो हमारे सवाल वाले ने कहा है ना कि इसकी रेजिस्टेंस कम होनी चाहिए। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 4 देखें, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ एम मीटर इज हाई, ये मैंने डॉटेड से सर्कल किया है। देखें एम मीटर की रेजिस्टेंस होनी तो लो चाहिए, अगर हाई हो जाए तो फिर क्या होगा।
बेटा देखें, इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ एम मीटर इज़ हाई, ये देखें अगर मैं इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा कर दूं तो ये जो बैटरी करंट देगी, तो अगर इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी, रेजिस्टेंस का मतलब है रुकावट, ओहम लॉ हमने क्या पढ़ा हुआ है, V इज इक्वल टू आई आर, I इज इक्वल टू वी ओवर आर। अगर मैं इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा कर दूं, ये तो कांस्टेंट है ना V, बैटरी का पोटेंशियल तो कांस्टेंट है, याद रखेंगे, क्योंकि बैटरी तो जितनी हमने लगानी थी 10 वोल्ट की 20 वोल्ट की वो लगा दी, ये कांस्टेंट है। तो फिर करंट और रेजिस्टेंस क्या हो जाएंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। एम मीटर की रेजिस्टेंस कम होनी चाहिए ताकि करंट ज़्यादा फ्लो कर सके सर्किट में। अगर इसकी रेजिस्टेंस मैं बढ़ा दूंगा तो फार्मूला क्या कहता है जी, ओहम लॉ के मुताबिक I इज इक्वल टू वी ओवर आर, V तो कांस्टेंट है, तो फिर करंट इज डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो अगर रेजिस्टेंस बढ़ाऊंगा अगर, तो करंट कम हो जाएगा, तो जब करंट कम होगा डिक्रीज हो जाएगा। अगर हाई कर दूं देन इट विल बिकम अ लोड। तो ये जो एम मीटर है ना, ये सर्किट में लोड के तौर पर, लोड कहते हैं जो करंट कंज्यूम कर रहा है, तो ये लोड के तौर पर बिहेव करेगा। तो होगा क्या जी, एंड विल डिक्रीज द करंट, तो करंट कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस मैंने बढ़ा दी है एम मीटर की। तो इस तरह नहीं होना चाहिए, अगर करंट ही कम हो जाएगा तो फिर एम मीटर करंट को सही मेजर नहीं कर पाएगा, इट विल नॉट मेजर द करंट एक्यूरेटली। तो जब करंट ही सही मेजर नहीं होगा तो फिर एम मीटर लगाने का फायदा भाई। तो इसीलिए कोशिश करनी चाहिए जब भी सर्किट में एम मीटर लगाएं उसकी रेजिस्टेंस कम से कम होनी चाहिए। तो आप पॉज करके इसका प्रॉपर आंसर नोट कर सकते हैं। जी बेटा, आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन है जी, वाई द वोल्ट मीटर शुड हैव अ वेरी हाई रेजिस्टेंस। अब एम मीटर और वोल्ट मीटर वाला आपस में उलट है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए वोल्ट मीटर यूज़ क्यों करते हैं। ये मैंने आंसर लिखा जी प्रॉपर, इसका आप लोगों ने नोट कर लेना है। इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द सर्किट। ये वोल्ट मीटर है, इसको V से शो करते हैं। ये सर्किट है, रेजिस्टेंस और बैटरी। याद रखेंगे किसी भी वोल्ट मीटर को सर्किट में हमेशा कैसे यूज़ करते हैं, पैरेलल। सिंपल आंसर बताऊं, एम मीटर में जो जो लिखा उसको उलट करते जाएं, ठीक है। यानी कि एम मीटर को कैसे अटैच करते थे, सीरीज में, वोल्ट मीटर को कैसे अटैच करेंगे, पैरेलल में। इट इज़ यूज टू मेजर द वोल्टेज बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब ये देखिए रेजिस्टेंस है ना R, अब ये A और B, इनके दरम्यान मैंने वोल्टेज मेजर करना है, तो मैं क्या लगा दूंगा, वोल्ट मीटर। इसको इधर नहीं लगा सकता, हमेशा पैरेलल ही लगाना है, ठीक है। तो इट्स रेजिस्टेंस शुड बी वेरी हाई, इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होनी चाहिए। क्यों, ताकि ये देखिए बैटरी करंट देगी ना, करंट I पास करेगा, इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा क्यों होनी चाहिए। इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी ना बच्चे, तो ये जब करंट इधर आएगा तो 2 पाथ में डिवाइड होगा, ऊपर करंट जाएगा ही नहीं, करंट ज़ीरो हो जाएगा। कब, जब इसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, हाई। देखें अगर रेजिस्टेंस, अच्छा इसकी रेजिस्टेंस हाई होनी चाहिए, क्यों, ताकि करंट ऊपर फ्लो ना करे, ठीक है ना, करंट ऊपर फ्लो ही ना करे। जब करंट फ्लो नहीं करेगा, सारा करंट सर्किट में से पास आउट करेगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो हमारा वोल्टेज 2 पॉइंट्स के दरमियान एक्यूरेट मेजर हो जाएगा। अच्छा, वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस हाई होनी चाहिए। अगर वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस कम हो जाए, अगर कम हो जाए तो फिर कम हो जाएगी ना रेजिस्टेंस, तो ओहम लॉ V इज इक्वल टू आई आर, I इज इक्वल टू वी ओवर आर। अगर रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट ज़्यादा, करंट फ्लो करना शुरू कर देगा, करंट फिर ज़ीरो नहीं होगा। तो जब करंट पास आउट करेगा तो वोल्टेज हम एक्यूरेट मेजर नहीं कर सकते। हमने कोशिश करनी है कि इसकी रेजिस्टेंस हाई होनी चाहिए। अगर वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस कम होगी, इट विल बिकम अ लोड। तो ये अगर कम होगी, करंट इधर को फ्लो करेगा, तो सर्किट को ऐसे पता चलेगा इधर वोल्ट मीटर नहीं, इधर एक लोड लगा हुआ है। लोड किसे कहते हैं, जो करंट को कंज्यूम करता है, खर्च करता है। तो क्या होगा, इट विल शॉर्ट द सर्किट, हमारा सर्किट शॉर्ट हो जाएगा। अगर इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, कम, तो इसकी रेजिस्टेंस वैसे हम ज़्यादा रखते हैं, ठीक है ना बेटा। तो ये आप पॉज करके इसका आंसर नोट भी कर सकते हैं। एक मिनट जी बेटा, इसी तरह 3 पोर्शन के अंदर टोटल चैप्टर नंबर 14 के 15 शॉर्ट क्वेश्चन थे, 5 5 5 करके मैंने तीनों वीडियो में कवर करवा दिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम 15वें चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। मेहनत करते रहें, अल्लाह ताला आप सब बच्चों को कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।